बिजुका भागने की योजना बनाता है। टिप लड़कियों से दूर खिसक गई और हरी मूंछ वाले सैनिक के पीछे तेजी से चली गई। हमलावर सेना शहर में धीरे धीरे घुसी, क्योंकि वे अपनी बुनाई की सुइयों की नोक से दीवारों और फर्श के पत्थरों से पन्ने खोदने के लिए रुक गए। इसलिए सैनिक और लड़का महल में पहुंच गए, इससे पहले कि खबर फैलती कि शहर पर कब्जा कर लिया गया है। बिजुका और जैक पंपकिनहेड अभी भी प्रांगण में क्विड्स खेल रहे थे जब रॉयल आर्मी ऑफ ओज के अचानक प्रवेश से खेल बाधित हो गया। जो बिना अपनी टोपी या बंदूक के उड़ता हुआ आया, उसके कपड़े उदास अस्त व्यस्त थे और उसकी लंबी दाढ़ी उसके पीछे 1 गज तक लहरा रही थी। मेरे लिए एक गिनती करो, बिजुका ने शांति से कहा। क्या हुआ मेरे दोस्त? उसने सैनिक को संबोधित करते हुए कहा। ओह महाराज महाराज, शहर पर कब्जा कर लिया गया है, शाही सेना ने हौंफते हुए कहा, जिनकी सांस फूल रही थी। ये तो बहुत अचानक हुआ, बिजुका बोला, लेकिन कृपया जाकर महल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें, जबकि मैं इस कद्दू सिर वाले को क्विड फेंकना सिखाता हूँ। सैनिक ने जल्दी से ऐसा किया, जबकि टिप, जो उसके पीछे पीछे आ गया था, आश्चर्य भरी निगाहों से बिजुका को देखने के लिए आंगन में ही रुका रहा। महामहिम ने इतनी शांति से क्विड फेंकना जारी रखा जैसे कि उनके सिंहासन को कोई खतरा न हो, लेकिन कद्दू के सिर वाले राजा ने टिप को देखा और अपनी लकड़ी की टांगों की गति से लड़के की ओर बढ़ा। शुभ दोपहर महान माता पिता, वह प्रसन्नता से चिल्लाया। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप यहाँ हैं। वह भयानक आरा घोड़ा मेरे साथ भाग गया। मुझे इसकी आशंका थी, टिप ने कहा। क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम बिल्कुल भी पागल हो? नहीं, मैं सुरक्षित पहुंच गया, जैक ने उत्तर दिया, और महाराज वास्तव में मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। इस समय हरी मूंछों वाला सैनिक वापस आया और बिजुका ने पूछा, वैसे मुझे किसने जीत लिया है? लड़कियों की एक रेजिमेंट ओज देश के चारों कोनों से एकत्रित हुई है, सैनिक ने उत्तर दिया। उसका चेहरा अभी भी भय से पीला पड़ गया था। लेकिन उस समय मेरी स्थायी सेना कहाँ थी? महामहिम ने सैनिक की ओर गंभीरता से देखते हुए पूछा। आपकी स्थायी सेना भाग रही थी, उस व्यक्ति ने ईमानदारी से उत्तर दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आक्रमणकारियों के भयानक हथियारों का सामना नहीं कर सकता था। ठीक है, बिजुका ने एक पल सोचने के बाद कहा, मुझे अपने सिंहासन के खोने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पन्ना शहर पर शासन करना एक थकाऊ काम है। और यह मुकुट इतना भारी है कि इससे मेरे सिर में दर्द होने लगता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि विजेता मुझे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं रखते, सिर्फ इसलिए कि मैं राजा हूँ। मैंने उन्हें कहते सुना, टिप ने कुछ झिझक के साथ टिप्पणी की, कि वे तुम्हारे बाहरी हिस्से को चिथड़े से ढककर कालीन बनाना चाहते हैं और तुम्हारे अंदरूनी हिस्से में अपने सोफे के कुशन भर देना चाहते हैं। तो मैं सचमुच खतरे में हूँ, महामहिम ने सकारात्मक रूप से घोषणा की, और मेरे लिए यह बुद्धिमानी होगी कि मैं बच निकलने के किसी उपाय पर विचार करूँ। आप कहाँ जा सकते हैं? जैक पंपकिनहेड ने पूछा। क्यों? मेरे मित्र टिन वुडमैन को, जो विंकीज पर शासन करता है और खुद को उनका सम्राट कहता है, जवाब मिला। मुझे यकीन है कि वो मेरी रक्षा करेगा। टिप खिड़की से बाहर देख रहा था। महल को दुश्मनों ने घेर लिया है, उसने कहा। अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वे जल्द ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बिजुका ने आह भरी। उन्होंने घोषणा की, आपातकाल में रुककर विचार करना हमेशा अच्छा होता है। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं रुककर विचार कर रहा हूँ। लेकिन हम भी खतरे में हैं, कद्दू के सिर वाले ने चिंतित होकर कहा। अगर इन लड़कियों में से किसी को भी खाना बनाना आता है, तो मेरा अंत दूर नहीं है। बकवास, बिजुका चिल्लाया। वे खाना पकाने में बहुत व्यस्त हैं, भले ही वे खाना बनाना जानते हों। लेकिन अगर मैं यहाँ किसी भी लंबे समय तक कैदी के रूप में रहूंगा, जैक ने विरोध किया, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब तो आप किसी से मिलने जुलने के लायक नहीं रहेंगे, बिजुका बोला। मामला मेरी आशंका से कहीं अधिक गंभीर है। तुम, कद्दू मुखिया ने उदास होकर कहा, संभवतः तुम कई वर्षों तक जीवित रहोगे। मेरा जीवन अनिवार्यता छोटा है, इसलिए मुझे अपने शेष बचे कुछ दिनों का लाभ उठाना चाहिए। वहाँ
चिंता मत करो, बिजुका ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। यदि तुम इतनी देर तक चुप रहोगी कि मैं सोच सकूं, तो मैं हम सभी के भागने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश करूंगा। इसलिए बाकी लोग धैर्यपूर्वक चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे, जबकि बिजुका एक कोने में चला गया और अपना चेहरा दीवार की ओर करके 5 मिनट तक खड़ा रहा। उस समय के अंत में उसने अपने रंगे हुए चेहरे पर अधिक प्रसन्न भाव के साथ उनका सामना किया। वो आरा घोड़ा कहाँ है जिस पर तुम सवार होकर आए थे? उसने कद्दू मुखिया से पूछा। क्यों? मैंने कहा था कि वो एक रत्न था और इसलिए आपके आदमी ने उसे शाही खजाने में बंद कर दिया, जैक ने कहा। यह एकमात्र स्थान था जिसके बारे में मैं सोच सकता था, महाराज, सैनिक ने कहा। उसे डर था कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, बिजुका बोला। क्या जानवर को खाना मिल गया है? ओह हाँ, मैंने उसे चूरा का एक बड़ा टुकड़ा दिया। बहुत बढ़िया, बिजुका चिल्लाया। घोड़े को तुरंत यहाँ ले आओ। सैनिक जल्दी से चला गया और जैसे ही उसे आंगन में ले जाया गया, उन्होंने फुटपाथ पर घोड़े के लकड़ी के पैरों की खड़खड़ाहट सुनी। महामहिम ने घोड़े को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। वो विशेष रूप से सुंदर नहीं लगता। उन्होंने विचार करते हुए टिप्पणी की। लेकिन मुझे लगता है कि वह दौड़ सकता है। वो सचमुच ऐसा कर सकता है? टिप ने आरा घोड़े को प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा। फिर हमें अपनी पीठ पर लादकर उसे विद्रोहियों की पंक्तियों के बीच से तेजी से गुजरना होगा और हमें मेरे मित्र टिन वुडमैन के पास ले जाना होगा, बिजुका ने घोषणा की। वह चार नहीं उठा सकता, टिप ने आपत्ति जताई। नहीं, लेकिन उसे 3 सैनिक ले जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, महामहिम ने कहा। इसलिए मैं अपनी शाही सेना को पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि जिस आसानी से उसे पराजित किया गया, उससे मुझे उसकी शक्तियों पर बहुत कम भरोसा है। फिर भी वो दौड़ सकता है, टिप ने हंसते हुए कहा। मुझे इस आघात की आशंका थी, सिपाही ने उदास होकर कहा, लेकिन मैं इसे सहन कर सकता हूँ। मैं अपनी प्यारी हरी मूंछें काटकर अपना भेस बदल लूंगा और आखिरकार उन लापरवाह लड़कियों का सामना करना इस उग्र, अनियंत्रित लकड़ी के घोड़े की सवारी करने से ज्यादा खतरनाक नहीं है। शायद तुम सही हो, महामहिम ने टिप्पणी की, लेकिन मैं सैनिक नहीं हूँ, इसलिए मुझे खतरे पसंद हैं। अब मेरे बेटे, तुम्हें पहले घोड़े पर चढ़ना होगा और कृपया घोड़े की गर्दन के जितना संभव हो सके उतना करीब बैठना। टिप जल्दी से अपनी जगह पर चढ़ गया और सैनिक और बिजुका ने कद्दू के सिर को उसके ठीक पीछे वाली सीट पर चढ़ा दिया। राजा के लिए इतनी कम जगह बची थी कि घोड़े के चलते ही वह गिर सकता था। राजा ने अपनी सेना से कहा, एक कपड़े की रस्सी लाओ और हम सभी को एक साथ बांध दो। फिर यदि कोई एक गिर गया तो हम सभी गिर जाएंगे। और जब सैनिक कपड़े सुखाने के लिए चला गया तो महामहिम ने कहा, मेरे लिए सावधान रहना अच्छा है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही खतरे में है। जैक ने कहा, मुझे भी आपकी तरह सावधान रहना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिजुका ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वे तुम्हें बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिक अब एक लंबी रस्सी लेकर लौटा और तीनों को मजबूती से एक साथ बांध दिया, साथ ही उन्हें आरा घोड़े के शरीर से भी बांध दिया, इसलिए उनके गिर जाने का खतरा बहुत कम था। अब द्वार खोल दो, बिजुका ने आदेश दिया, और हम या तो स्वतंत्रता की ओर भागेंगे या मृत्यु की ओर। जिस प्रांगण में वे खड़े थे, वो विशाल महल के बीच में स्थित था, जो उसे चारों ओर से घेरे हुए था। लेकिन एक जगह एक रास्ता बाहरी प्रवेश द्वार की ओर जाता था, जिसे सैनिक ने अपने सम्राट के आदेश से बंद कर दिया था। इसी प्रवेश द्वार से होकर महामहिम भागने का इरादा रखते थे, और शाही सेना ने अब सौहौस को मार्ग से ले जाकर गेट खोल दिया, जो एक जोरदार धमाके के साथ पीछे की ओर मुड़ गया। अब टिप ने घोड़े से कहा, तुम्हें हम सभी को बचाना होगा। शहर के फाटक की ओर जितनी तेजी से हो सके भागो, और किसी भी चीज को तुम्हें रोकने मत दो। ठीक है, आरा घोड़े ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया, और इतनी तेजी से भागा कि टिप को सांस लेने के लिए हौंफना पड़ा और उस खंभे को मजबूती से पकड़ना पड़ा जिसे उसने उस प्राणी की गर्दन में ठोंक दिया था।
महल की रखवाली करने वाली कई लड़कियां 100 हौस की पागल दौड़ से गिर गईं। अन्य लोग चीखते हुए भाग गए और केवल एक या दो ने भागने वाले कैदियों पर अपनी बुनाई की सुइयों को बेतहाशा घोंपा। टिप को अपने बाएं हाथ में एक छोटी सी चुभन लगी, जो 1 घंटे तक चुभती रही, लेकिन सुइयों का बिजुका या जैक पंपकिनहेड पर कोई असर नहीं हुआ, जिन्हें कभी यह भी संदेह नहीं हुआ कि उन्हें छेड़ा जा रहा है। जहां तक 100 हौस का प्रश्न है, उसने एक फल की गाड़ी को उल्टने, कई नम्र दिखने वाले लोगों को पलटने तथा अंततः गेट की नई संरक्षक जनरल जिनेजुर द्वारा नियुक्त एक छोटी सी मोटी महिला को गिराने का अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। फिर भी वह तेज दौड़ने वाला घोड़ा रुका नहीं। एमरल्ड सिटी की दीवारों के बाहर निकलते ही वह तेज और हिंसक छलांगों के साथ पश्चिम की ओर सड़क पर भागा, जिससे लड़के की सांसें थम गईं और बिजुका आश्चर्य से भर गया। जैक ने पहले भी एक बार इस पागल गति से सवारी की थी, इसलिए उसने अपने कद्दू के सिर को दोनों हाथों से छड़ी पर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया और इस बीच एक दार्शनिक के साहस के साथ भयानक झटकों को सहन किया। उसे धीमा करो, उसे धीमा करो, बिजुका चिल्लाया। मेरा सारा भूसा मेरे पैरों में हिल रहा है। लेकिन टिप के पास बोलने के लिए सांस नहीं थी, इसलिए सोहौज ने बिना रोक टोक और बिना रुके अपनी जंगली यात्रा जारी रखी। कुछ ही देर में वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंच गए और बिना रुके लकड़ी के घोड़े ने एक आखिरी छलांग लगाई और उन सभी को बीच हवा में उछाल दिया। 1 सेकंड बाद वे पानी में लौट रहे थे, छप छप कर रहे थे और उछल रहे थे। घोड़ा अपने पैरों के लिए आराम ढूंढने के लिए बेचैन था और उसके सवार पहले तेज धारा के नीचे डूब रहे थे और फिर कॉक की तरह सतह पर तैरने लगे।